नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नरेंद्र मोदी देश के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो विरोधी दलों को चुनावी जीत का मंत्र देते हैं। मोदी ने आज इंडिया अलायंस को राष्ट्र नीति और राजनीति की बारीकी जो फर्क है दोनों के बीच वो समझा दिया। 60 साल तक जो कांग्रेस नहीं समझ पाई, क्या 100 दिन में राहुल गांधी ये समझ पाएंगे? 24 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। मोदी 370 का माइलस्टोन पार करने का मंत्र पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष को दे चुके हैं। मोदी ने 24 की बिग पिक्चर दिखा दी है। इस पिक्चर में क्या प्लस और क्या माइनस है, इस रिपोर्ट में समझिए। 24 के चुनावी पेपर में कितने क्वेश्चन हैं? नरेंद्र मोदी की आंसर शीट कितनी सॉलिड है? क्या मोदी ने इतने सवाल ठीक कर लिए हैं कि 370 नंबर ले आएंगे? क्या सहयोगियों को मिलाकर वो 400 से ज्यादा नंबर ला पाएंगे? 24 के चुनावी पेपर को नरेंद्र मोदी ने कितना सटीक सॉल्व किया है, उसका पता आज चल गया। उनकी तैयारी कितनी सॉलिड है, इसका भी पता चल गया। उन्हें सबसे ज्यादा नंबर किन 5 लॉन्ग क्वेश्चन पर मिलेंगे, यह भी आज पता चल गया, जिनके जवाब देश 70 साल से मांग रहा था। इनमें राम मंदिर, धारा 370, सीएए, यूसीसी और 5वां दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मोदी जी को जय श्री राम। लेकिन ये मोदी की आंसर शीट में डिक्टेंशन मार्क कैसे जुड़ेंगे, ये भी आज उन्होंने कार्यकर्ताओं को बता दिया। उन्होंने अगले 100 दिनों का रोड मैप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समझा दिया है। अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। आज 18 फरवरी है और इस कालखंड में जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं, वो देश की 18वीं लोकसभा का चुनाव करने वाले हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। मोदी 370 पार और एनडीए 400 पार कैसे पहुंचेगा, यह तभी मुमकिन होगा जब बूथ लेवल पर मोदी का प्लान ठीक उसी तरह एग्जीक्यूट होगा जैसा उन्होंने बनाया है। देश भर में बीजेपी ने 10 लाख बूथ बनाए हैं। 40 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को जोड़ लिया गया है। पहले पार्टी एक बूथ 10 यूथ के कॉन्सेप्ट पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन लोकसभा के लिए हर बूथ पर 40 लोगों को जोड़ा गया है। ये पार्टी के लिए फुल टाइम वर्कर्स हैं। चुनाव की ऐसी मशीनरी न तो देश में किसी पार्टी के पास है और न पहले कभी थी। मोदी की यह चुनावी मशीनरी कैसे काम करती है, जिससे बीजेपी हारने वाली सीटों को भी जीत लेती है। बीजेपी ने एक बूथ में 30 पन्ना प्रमुख नियुक्त किए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि चुनाव आयोग से जो लिस्ट बूथ में जाती है, उसमें एक पन्ने में करीब 30 लोग होते हैं और एक बूथ में करीब 900 लोग होते हैं। इस हिसाब से हर वोटर तक बीजेपी के पन्ना प्रमुख का कांटेक्ट बन जाता है। हर पन्ना प्रमुख को 5 से 6 परिवारों के वोट डलवाने का लक्ष्य दिया गया है। अब पन्ना प्रमुख कैसे प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं? पन्ना प्रमुख अपनी रिपोर्ट बूथ अध्यक्ष तक पहुंचाते हैं।
5 बूथ पर एक शक्ति केंद्र बनाया गया है, जहां बूथ अध्यक्ष रिपोर्ट सौंपते हैं। शक्ति केंद्र से रिपोर्ट मंडल प्रमुख को भेजी जाती है। मंडल प्रमुख इसे जिलाध्यक्ष को भेजते हैं और जिलाध्यक्ष अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष और संगठन को भेजते हैं। इसके बाद हर राज्य के बूथ की रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भेजी जाती है, जहां उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। इस बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करना चाहते हैं, लिहाजा शक्ति केंद्र में आईटी हेड को भी शामिल किया गया है। पन्ना प्रमुख और बूथ कमेटी के अध्यक्ष का काम सिर्फ बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाना नहीं है, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं भी पहुंचाने और उनका काम कराने का जिम्मा दिया गया है। इस पूरे सिस्टम को नमो ऐप से भी जोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री का विशेष संदेश और चिट्ठी अगले 100 दिनों में पन्ना प्रमुख को मतदाताओं तक पहुंचानी है। आने वाले 100 दिनों तक बीजेपी के हर कार्यकर्ता को अपने लिए नए लक्ष्य बनाने होंगे, उन्हें प्राप्त करना होगा। बीते वर्षों में भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ करोड़ों लाभार्थियों को मिला है। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है। और मेरी एक व्यक्तिगत प्रार्थना है, करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? करोगे? हर लाभार्थी के पास जाइए, उनको कहना कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रणाम कहा है। और इसमें आपको नमो ऐप से भी बहुत मदद मिलेगी। आप नमो ऐप के जरिए मेरा प्रणाम और मेरी चिट्ठी उन लाभार्थियों तक जरूर पहुंचाएंगे। नरेंद्र मोदी कोई बात, कोई आंकड़ा सिर्फ हवा में नहीं बता देते, इसके पीछे उनका सॉलिड प्लान होता है। इस बार बूथ कमेटियों को जिम्मा दिया गया है कि वो 100 करोड़ लोगों तक पहुंचे जिन्हें सरकार की वेलफेयर स्कीम का फायदा मिल रहा है। इनमें 67 करोड़ को बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाना है। लोकसभा में पन्ना प्रमुख को टास्क दिया गया है कि सुबह 10 बजे तक वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का वोट डलवा दें। किसी भी बूथ में एक भी फर्स्ट टाइम वोटर ऐसा ना हो जिस तक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचा ना हो। आपको उन्हें पिछले 10 वर्षों के काम और आने वाले 5 वर्षों के प्लान, इसके विषय में जरूर बताना है। मैं आपको उन्हें नमो ऐप पर विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए हमें उसको जोड़ना है। वो हमारा एम्बेसडर है। मतदान के दिन इन सभी मतदाताओं को बूथ पर लाकर हमें कमल निशान पर मतदान करवाना है और जहां एनडीए के साथी हो उनके निशान पर मतदान करवाना है। साथियों, हमें याद रखना है, हमें सिर्फ सरकार बनाने के लिए लोगों को नहीं जोड़ना, बल्कि देश बनाने के लिए भी तो लोगों को जोड़ना है। नरेंद्र मोदी ने 64 मिनट में 370 सीट जीतने की क्लियर पिक्चर दिल्ली में दिखा दी। इस पिक्चर में अमीर, गरीब, महिला सब शामिल हैं। 2024 में करीब 96 करोड़ वोटर नई सरकार का चुनाव करेंगे, जिनमें 47 करोड़ महिलाएं हैं, 2 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर हैं। बीते 10 साल में मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन बांटे हैं, 10 करोड़ घरों को जल से नल योजनाओं से जोड़ा है, आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ की योजना चल रही है, सिर्फ महिलाओं को 3 करोड़ घर दिए गए हैं। लेकिन भारत को विकसित बनाने के लिए अभी मोदी को चुनौतियों से पार पाना है। यह तभी मुमकिन होगा जब बीजेपी की मशीनरी इन लाभार्थियों को बूथ तक लाएगी और 24 में मोदी को बम्पर जीत दिलाएगी। साथियों, हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं।
मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है। अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। लेकिन भाई और बहनों, सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पहली शर्त है सरकार में भाजपा की जोरदार वापसी। लेकिन मोदी की 370 वाली आंसर शीट पर राहुल गांधी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। राहुल गांधी एक पिक्चर दिखा रहे हैं जिसमें यूपी में पुलिस भर्ती के लिए उमड़ी युवाओं की भीड़ है। राहुल मोदी योगी की डबल इंजन सरकार को यह कहकर फेल बता रहे हैं कि बेरोजगारों पर डबल मार पड़ रही है। अखिलेश यादव भी राहुल से मिलती जुलती तस्वीर ही दिखा रहे हैं, बेरोजगारी को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन मोदी के विरोधी राहुल और अखिलेश अयोध्या में उमड़ी भीड़ का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, जहां उद्घाटन के 15 दिन बाद ही 30 लाख लोग आ चुके हैं। रोजाना 2 लाख लोग रामलला के दर्शन कर रहे हैं। मोदी जी को जय श्री राम। इसीलिए मोदी कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी 370 लाएगी और एनडीए 400 पार जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है। 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहिब राहदारी खोली है। 7 दशक के इंतजार बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। लगभग 6 दशक बाद राजपथ कर्तव्य पथ के नए स्वरूप में सामने आया है। 4 दशक बाद आखिरकार 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी हुई है। 3 दशक बाद आखिरकार देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। 3 दशक बाद आखिरकार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला है। 3 तलाक की बुराई के लिए विरुद्ध कड़ा कानून बनाने का साहस भी हमने दिखाया है। दशकों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस हो रही थी, उसे हमने ही पूरा किया। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। मोदी के विरोधी केवल 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जबकि मोदी 2047 की पिक्चर खींच रहे हैं। 2047 में देश को विकसित बनाने का संकल्प ले रहे हैं। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है और ये मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी 24 के लिए जो आंसर शीट लेकर चल रहे हैं, उसका मॉक टेस्ट 2023 में राजस्थान और मध्य प्रदेश में कर चुके हैं। 23 में बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव हार रही थी। मोदी ने 2 महीने में ही पूरा चुनाव बदल दिया। इसके लिए 42,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, 40 लाख बूथ वर्कर्स को काम पर लगाया गया, मिस्ड कॉल कैंपेन शुरू की जिसमें 95 लाख लोग जुड़े, 68 लाख यूनिक मेंबर और 17 लाख नए मेंबर जोड़े गए। जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस हवा हो गई। उसी रणनीति से मोदी 24 का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, देश की संस्थाओं को बर्बाद करने और अर्थव्यवस्था को चौपट करने के आरोप लगा रहे हैं।
राहुल गांधी के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए इसने अस्थिरता का सहारा लिया। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं। साथियों, कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। नरेंद्र मोदी का चुनावी पर्चा क्यों क्लियर है, इसका जवाब भी आज मिल गया। मई में नई सरकार बनेगी, लेकिन प्रधानमंत्री को जुलाई अगस्त के न्योते भी विदेशों से मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि विदेशी एजेंसियों ने सर्वे कर लिया है और वहां की सरकारों को बता दिया है कि 24 में आएंगे तो मोदी ही। आप जानकर के हैरान होंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो मोदी अब तक कह रहे थे 370 सीट लाएंगे। आज उन्होंने कहा कि 370 लानी ही होगी। मोदी दो बातों को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और बीजेपी 370 जरूर जीतेगी। मोदी ना 371 की बात करते हैं, ना ही 380 की। टारगेट 370 ही क्यों है? इसका जवाब मोदी का पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, जिसमें एक एक सीट का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। किस स्ट्राइक रेट से किस राज्य में जीतना होगा, यहां तक काम हुआ है। मोदी 370 जीतेंगे तो कांग्रेस के पास क्या बचेगा, इसका एहसास कांग्रेस को भी है। क्या इसीलिए कमलनाथ की बीजेपी में आने की खबरें तेज हो गई हैं? आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। 370 सीट लाने के लिए मोदी को क्या करना होगा? कौन सी चुनौती का सामना करना होगा, जान लीजिए। 24 में मोदी को 94% स्ट्राइक रेट मेंटेन करना होगा। बीजेपी को राहुल के सारे गढ़ ध्वस्त करने ही होंगे। इस स्ट्राइक रेट को हासिल करने के लिए मोदी विजय पथ पर काफी आगे बढ़ चुके हैं। हर सीट का कैलकुलेशन तैयार कर लिया है। मैन टू मैन मार्किंग हो चुकी है। सीट के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजी भी बन चुकी है। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी के टॉनिक से नेताओं का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। दूसरी ओर मोदी विरोधी खेमा पैनिक में है। राहुल की पार्टी में भगदड़ मची है। अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी सरीखे नेता छोड़कर जा चुके हैं। कमलनाथ, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, मनीष तिवारी जैसे दर्जनों बड़े नेताओं की चर्चा जोरों पर है। हालात ये हैं कि जिन सीटों को सुबह तक सोनिया राहुल सेफ मान रहे होते हैं,
दोपहर होते होते उन पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं और शाम होते होते वो किले बीजेपी के हो जाते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब से लेकर राजस्थान तक हर जगह मोदी एक एक सीट को अलग अलग स्ट्रेटजी से लॉक कर रहे हैं। वोटिंग से पहले ही नतीजे तय करते जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? हर सीट पर मोदी अलग अलग प्लान कैसे बना रहे हैं? कैसे विरोधियों के अभेद्य गढ़ों में सेंध लगा रहे हैं? ये समझने से पहले 24 में मोदी की चुनौती कितनी बड़ी है, ये समझना होगा। 2014 में बीजेपी को वोट मिले 31%, सीटें जीती 282, यानी स्ट्राइक रेट 51.93%। 2019 में बीजेपी को वोट मिले 37.36%, सीटें जीती 303, यानी स्ट्राइक रेट 55.80%। 2024 में मोदी का टारगेट 50% वोट और सीट 370 है, यानी स्ट्राइक रेट 68.13% रखना होगा। लेकिन 68.13% का कैलकुलेशन प्योर मैथ है। पॉलिटिकल कैलकुलेशन इससे बहुत अलग होता है। पॉलिटिकल कैलकुलेटर कह रहा है कि मोदी को 370 का आंकड़ा अगर छूना है तो 68 नहीं, 70 या 75 नहीं, 94% स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी होगी। टेस्ट वनडे मैच नहीं, T20 की ताबड़तोड़ पारी खेलनी होगी। इसके पीछे के राजनीतिक समीकरण समझ लीजिए। आंध्र प्रदेश में 25 सीट, केरल की 20 सीट, पुडुचेरी की 1 सीट, तमिलनाडु की 39 सीट, तेलंगाना की 17 सीट, यानी कुल 102 सीट। यहां पर बीजेपी को स्कोर और स्ट्राइक रेट दोनों पर जबरदस्त काम करना है। मोदी के पास 370 सीट जीतने के लिए 543 माइनस 102, यानी 441 सीटें ही बची हैं। बिहार में बीजेपी को 23 सीट गठबंधन को देनी है। महाराष्ट्र में 18 से 20 सीट अजीत पवार गुट और शिंदे सेना को देनी है। उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 सीट जयंत चौधरी की आरएलडी और 2 सीट अपना दल एस को देनी होगी। बिहार, महाराष्ट्र, यूपी गठबंधन की सीटें जोड़ दें तो कुल 47 सीट हो जाती है, यानी मोदी के पास लड़ने के लिए 441 माइनस 47, कुल 394 सीटें बची हैं। मोदी को इन्हीं बची हुई 394 सीट में से 370 का नंबर छूना होगा और इस नंबर के लिए जो स्ट्राइक रेट निकलती है वो है 93.90%, यानी मोटा मोटी 94%। इस टारगेट तक पहुंचने के लिए मोदी को राजस्थान की 25, मध्य प्रदेश की 29, गुजरात की 26, दिल्ली की 7, हरियाणा की 10, हिमाचल की 4, उत्तराखंड की 5, झारखंड की 14, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर अपना स्ट्राइक रेट 100% रखना होगा। इसके अलावा गठबंधन वाले राज्यों में भी जीत का प्रतिशत 100 नहीं तो 98% रखना ही पड़ेगा। यूपी में अगर बीजेपी 75 सीट पर लड़ती है तो कम से कम 70 से 72 सीट जीतनी होगी। बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में पूरी 17 सीट निकालनी होगी। महाराष्ट्र में अगर 28 सीटों पर बीजेपी मैदान में उतरती है तो 26 से 27 सीट जीतनी होगी। मिशन 370 कंप्लीट करने के लिए बीजेपी को कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा। 94% सक्सेस रेट आसान नहीं होता, लेकिन मोदी एक बार टारगेट सेट कर देते हैं तो उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। इसलिए प्लानिंग 2019 से बहुत अलग है। मोदी ने सबसे पहले उन सीटों को लेकर प्लान बनाया है जिन्हें लेकर राहुल निश्चिंत बैठे हैं। उन सीटों के लिए रणनीति तैयार की गई है जहां 2019 में बीजेपी की जीत का अंतर कम था या इस बार कांग्रेस से चुनौती मिल सकती थी। हर राज्य की हर सीट के लिए मोदी अलग ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। राज्य के हिसाब से आपको समझा देते हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। कल तक कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा के किले की पहरेदारी कमलनाथ के जिम्मे थी। चर्चा है कि कमलनाथ इस किले की चाबी लेकर कभी भी बीजेपी के खेमे में आ सकते हैं। इसका असर क्या होगा?
ये समझने के लिए पहले आपको मोदी की स्ट्रेटजी और छिंदवाड़ा की हिस्ट्री समझनी होगी। 1952 से छिंदवाड़ा की सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को टिकट दिया, चुनावी सभा में अपना तीसरा बेटा कहकर संबोधित किया। 1980 से लेकर 1991 तक कमलनाथ इस सीट से लगातार 4 बार चुनाव जीते। कमलनाथ का नाम हवाला कांड में आ गया। इसके चलते 1996 में अलकानाथ इस सीट से चुनाव लड़ी और जीती। 8 महीने बाद हुए उपचुनाव में कमलनाथ हार गए और बीजेपी ने पहली बार ये सीट अपने नाम की। 1998 से लेकर 2014 तक कमलनाथ लगातार 4 बार चुनाव जीते। 2014 की मोदी लहर में भी वो अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे। कमलनाथ एमपी के मुख्यमंत्री बने तो इस सीट से 2019 में नकुल नाथ को मैदान में उतारा गया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस एकमात्र यही सीट बचा सकी। छिंदवाड़ा सीट 1952 से ही बीजेपी के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। इसके पीछे सोशल इक्वेशन बड़ी वजह है। छिंदवाड़ा में 11.1% दलित, 36.2% एसटी, 4.7% मुस्लिम वोट हैं। कमलनाथ की जितनी मजबूत पकड़ मुस्लिम वोट पर है, उतनी ही आदिवासी वोट पर भी। इन वोटों में पार्टी का वोट मिलाकर हर बार कांग्रेस 50% के पार पहुंच जाती है। छिंदवाड़ा कांग्रेस का कितना बड़ा गढ़ रहा है, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए। छिंदवाड़ा में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। छिंदवाड़ा, परासिया, सौंसर, पांडोड़ा, जुन्नारदेव, चौरई और अमरवाड़ा। 2018 और 2023 में कांग्रेस इस जिले की सभी सीटें जीतने में कामयाब रही, यानी स्ट्राइक रेट 100%। लेकिन अब मोदी के पास मध्य प्रदेश में 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन करने वाली टीम तैयार हो चुकी है। केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। सर, दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने का असर क्या होगा वो देख लीजिए। कहा जा रहा है कि कमलनाथ के साथ छिंदवाड़ा के 6 कांग्रेस विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं। 9 दूसरे विधायक भी कमलनाथ के करीबी हैं, वो भी अपना स्टैंड क्लियर कर सकते हैं। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा तो सोशल मीडिया हैंडल से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह तक हटा चुके हैं। अब राजस्थान की 25 सीटों पर मोदी का प्लान और राहुल की पार्टी में मची भगदड़ देखिए। मरुधरा की सियासत में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, पूर्व मंत्री और वागड़ के कद्दावर नेता। लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री और राजस्थान के बड़े जाट नेता। उदयलाल आंजना, पूर्व मंत्री और अशोक गहलोत के खासम खास। राजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री और गहलोत के खासम खास। लालचंद कटारिया समेत कई नेताओं ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। इसके बाद से चर्चाओं का बाजार ज्यादा गर्म है, जबकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय कुछ रोज पहले कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर सवाल खड़े कर चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस के किसी भी नेता ने अभी तक ना तो कांग्रेस छोड़ी है, ना ही बीजेपी में जाने की बात खुलकर कही है। लेकिन तय माना जा रहा है कि इनमें से कई नेता जल्द ही मोदी के रथ पर सवार हो सकते हैं। इसका असर क्या होगा वो समझ लीजिए। महेंद्रजीत सिंह मालवीय वागड़ के बड़े नेता हैं। जनजाति वोटर पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है। अगर ये बीजेपी में जाते हैं तो बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट लॉक हो जाएगी। चर्चा इन्हें टिकट मिलने तक की है। लालचंद कटारिया जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद रह चुके हैं। इस सीट पर पिछले 2 बार से राज्यवर्धन राठौड़ सांसद हैं। जयपुर ग्रामीण सीट पर जाट मतदाता अच्छा खासा असर रखते हैं, यानी कटारिया बीजेपी में आए तो ये सीट भी लॉक मानी है। उदयलाल आंजना जालौर के बड़े नेता माने जाते हैं। बीजेपी सांसद देवजी पटेल इस बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं।
चर्चा है कि आंजना अगर बीजेपी में आते हैं तो पार्टी जालौर सीट से उन्हें प्रत्याशी बना सकती है। राजेंद्र यादव पूर्व मंत्री, इनका यादव मतदाताओं पर गहरा असर है। अगर ये बीजेपी में जाते हैं तो अलवर लोकसभा सीट पर यादव वोटर्स का झुकाव बीजेपी की ओर होना तय है। अलवर लोकसभा में करीब 17% यादव वोटर हैं, यानी ये सीट भी मोदी के खाते में लॉक कर दी है। मोदी का हर हाफ चांस विनिंग में कन्वर्ट हो रहा है। एक एक सीट के लिए मेहनत हो रही है। महाराष्ट्र में देखिए कैसे मोदी चुनाव से पहले विरोधियों पर बड़ी माइलेज हासिल कर गए। महाराष्ट्र में 100% स्ट्राइक रेट को लेकर मोदी की रणनीति क्या है, वो समझने के लिए आपको महाराष्ट्र की सियासत समझनी होगी। यहां कुल 48 सीटों में से पश्चिमी महाराष्ट्र में 11, विदर्भ में 10, मराठवाड़ा में 8, ठाणे प्लस कोंकण में 7, मुंबई में 6 और उत्तरी महाराष्ट्र में 6 सीट और हैं। महाराष्ट्र में इस बार टीम बदल गई है। बीजेपी के साथ इस बार एकनाथ शिंदे और अजित पवार हैं। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल की पार्टी है। जाहिर सी बात है कि टीम बदली है तो इक्वेशन भी बदलेंगे और रणनीति भी। अब मोदी की नई रणनीति समझ लीजिए। पश्चिमी महाराष्ट्र एनसीपी का गढ़ माना जाता है। शरद पवार के मुकाबले के लिए बीजेपी ने अजित पवार का चेहरा तैयार कर लिया है। यहां सियासी जंग चाचा वर्सेस भतीजा होगी और चुनावी जंग ननद वर्सेस भाभी होने की उम्मीद है। ठाणे कोकड़ की 7 सीटों में से बीजेपी 1 सीट जीती, जबकि उद्धव की पार्टी 5 सीटें। इस बार उद्धव के मुकाबले के लिए मोदी ने यहां एकनाथ शिंदे को तैयार कर दिया है। मराठवाड़ा की 8 सीटों में से पिछली बार बीजेपी 4, शिवसेना 3 सीटों पर जीती थी। यहां जीत के लिए बीजेपी को बड़े मराठा चेहरे की जरूरत थी। बीजेपी ने इस कमी को अशोक चव्हाण के जरिए पूरा कर लिया है। चव्हाण के जरिए बीजेपी को कांग्रेस का गढ़ नांदेड़ तो मिल ही जाएगा, बाकी सीटों पर भी मराठा वोट लॉक हो जाएगा। लातूर की सीट को लेकर भी अलग से स्ट्रेटजी बन रही है, यानी तैयारी 100% स्ट्राइक रेट की बनी है। मुंबई में भी सीट के हिसाब से अलग अलग प्लान बन रहा है। हर सीट को ध्यान में रखकर टीम तैयार हो रही है। मिलिंद देवड़ा शिंदे सेना ज्वाइन कर चुके हैं, यानी मुंबई साउथ के समीकरण सेट हो गए। बाबा सिद्दीकी एनसीपी गुट ज्वाइन कर चुके हैं, यानी सिद्दीकी के जरिए छोटे पवार ने बड़े मुस्लिम चेहरे की कमी पूरी कर ली है। जिसका फायदा पार्टी को मुंबई नॉर्थ और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में मिलेगा। मोदी ने महाराष्ट्र में 45 सीट जीतने के लिए 4 बड़े चेहरों का कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया है। ये कौन कौन है देख लीजिए। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, अशोक चव्हाण। महाराष्ट्र में भी लगभग 45 सीटें मोदी एनडीए के लिए लॉक कर चुके हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी में कांग्रेस की भगदड़ आप देख चुके हैं। अब झारखंड की तस्वीर समझ लीजिए। झारखंड में 12 कांग्रेस विधायक पार्टी से नाराज चल रहे हैं। मंत्रिमंडल में शामिल चेहरों का विरोध तेज हो गया है। इसके चलते रांची से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। सीएम चंपई सोरेन ने आज दिल्ली में खरगे से मुलाकात की है। देखिए, वो सब बात हमारा साथ नहीं हुआ है। हमने शिष्टाचार भेंट करने आया है, वो उनका दल का बात है, आप लोग उन लोग बात कर लेगा। कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर अगर कलह बढ़ती है तो मुसीबत केवल कांग्रेस की नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी बढ़ जाएगी। वो कैसे, ये समझ लीजिए। झारखंड में जेएमएम के पास 29, कांग्रेस के पास 17, आरजेडी के पास 1 और वाम दलों के पास 1 विधायक है, यानी कुल 48 विधायक। बीजेपी के पास 26, एनसीपी के पास 1 और आजसू के पास 3 विधायक हैं, जबकि 2 निर्दलीय हैं, यानी कुल 32 विधायक। कांग्रेस के 12 विधायक नाराज होकर रास्ता बदलते हैं तो चंपई सरकार पर संकट आना तय है। अब की बार 400 पार।